हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर एलयू पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी यूजी फोर्थ सेमेस्टर वोकेशनल कोर्स बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट लेक्चर था वो हम लोग देख चुके हैं। हम लोग बात करने वाले थे सेकंड लेक्चर पे, लेकिन आज हम सेकंड लेक्चर को ना देखते हुए डायरेक्ट हम यूनिट सेकंड पर आ रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि जो सेकंड लेक्चर के कुछ टॉपिक्स हैं, बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं, उनको हम आगे की वीडियोज़ में ही चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेकंड है आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर पर। तो यूनिट सेकंड का आज पहला पार्ट है जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कृषि उत्पादन विकास एवं संरचना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। ये पूरा आपका डेटा बेस्ड है। ठीक है, डेटा आपको यहाँ पर याद रखना है, कौन सा करंट का है, किस वित्तीय वर्ष का कौन सा डेटा है। लेकिन इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि आखिर ये जो कृषि है ये इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से निकल कर आती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि आपको पता होगा कि सेक्टर 3 प्रकार के होते हैं, क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर राइटिंग अच्छी बन नहीं होगी, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तीसरा है आपका यहाँ पर टर्सरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर होते हैं। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं प्राथमिक सेक्टर, इसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और इसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, अब इनके अपने अपने रोल होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो नेचर से रिलेट करता है। ठीक है, नेचुरल थिंग्स से, जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं आपकी वो सारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। जैसे कृषि हुआ, एग्रीकल्चर, जो आपका एग्रीकल्चर है, पेड़ पौधे देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर यानी कि नेचुरल थिंग्स से रिलेट करती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आपका आता है यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, ठीक है, वो सारे आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं और ये आपके मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर नेचुरल थिंग्स की बात करेंगे, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज सेकेंडरी सेक्टर में, फिर टर्सरी सेक्टर में आपकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, वो आती हैं। जैसे आप डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, आप बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं, वहाँ पे सारी सर्विसेज हैं, और आप रेल देखते हैं, हवाई जहाज़ देखते हैं, सारी चीज़ें आपकी सर्विस में आती हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो इतना भी मामला है ये सारा आपका सर्विस सेक्टर में आता है। तो 3 सेक्टर होते हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि कृषि किस क्षेत्र में आता है। स्वाभाविक है कि कृषि एक नेचुरल थिंग है। ठीक है, इस पर आकर के कार्यशील लोग यहाँ पर कार्य करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि नेचर से रिलेट करता है, तो ये सेक्टर आपका प्राइमरी सेक्टर से निकल कर आया है। ठीक है, ये पूरा आपका डेटा बेस्ड है, तो हम डेटाबेस देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सेमेस्टर एग्जाम से जुड़ी हुई प्रिपरेशन करना चाहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे अनलाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को बट आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। डेटा बेस्ड है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो पहला पॉइंट है आपका कि देश की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का हिस्सा 18.3% है, और वित्तीय वर्ष 1950-51 में हिस्सा 55.4% था। ये वाला डेटा आपका करंट का है। ठीक है, अगर करंट सिचुएशन में 2023 का देखा जाए, 2022-23 के वित्तीय वर्ष में, तो करंट डेटा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपका जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी में एग्रीकल्चर जो सेक्टर है आपका, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आपका टॉपिक है आज का, उसका रोल कितना है। ठीक है, यानी कि आपके सकल घरेलू उत्पाद में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना रोल है, कितने % रोल है। तो ये रोल यहाँ पर बता रहा है कि इन द प्रेजेंट टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग 18.3% है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इंग्लिश में भी आपका इधर लिखा हुआ है। और एक चीज़ कह रहा है कि अगर हम वित्तीय वर्ष 1950-51 की बात करें, यानी कि देश की आज़ादी का पहला वित्तीय वर्ष जो था, उसमें अगर बात करें तो 55.4%। ठीक है, 55.4%। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट कि आजीविका के लिए देश की 54.5% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। आपको पता है कि हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या भी पाई जाती है। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या हर जगह पाई जाती है, और कार्यशील जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। कार्यशील जनसंख्या क्या होती है? एक ऐसी जनसंख्या का एक ऐसा भाग जो कार्यरत है, अपने कार्य में कार्यरत है। ठीक है, और अगर हम बात करें एज ग्रुप, तो किस एज ग्रुप के लोग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, वो आपका है 15 से लेकर के 59 वर्ष के जितने भी लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या के भाग में आते हैं। ठीक है, तो जो कार्यशील जनसंख्या है वो कितने % यहाँ पर इन्वॉल्व है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होकर के अपने जीवन का भरण पोषण यानी आजीविका को चला रही है। ठीक है,
कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व कितनी पॉपुलेशन है जो अपनी आजीविका को चला रही है, अपनी लिवलीहुड को, ठीक है। तो इसका जो आपका लिखा हुआ है 54.5%, ठीक है, यानी कि 54.5% पॉपुलेशन ऐसी है जो अपने लिवलीहुड के लिए यहाँ पर कृषि पर डिपेंडेंट है इंडिया में, ठीक है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ये भी आपका करंट डेटा है। अब आपका बढ़ते हैं अगला पॉइंट कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को न केवल सबसे बड़ा क्षेत्र है और बल्कि सबसे मुक्त निजी क्षेत्र है। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि सबसे बड़ा निजी मुक्त क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, वो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। और साथ ही साथ ये एक सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे बड़ा कौन सा है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपका है सबसे लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर एग्रीकल्चर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि भारत वैश्विक कृषिकृत व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 2.5% की हिस्सेदारी रखता है, ठीक है। इंडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड एंड होल्ड्स अ शेयर ऑफ 2.5%। इसका मतलब है कि 2.5% का हिस्सा ऐसा है जो ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जितना भी आपका व्यापार होता है ना, वो लगता है, यानी कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हो विदेशों से भारत का, ठीक है। तो 2.5% का हिस्सा जो है वो भारत का व्यापार में जाता है, विदेशों से व्यापार में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि देश का 66.1% कृषि क्षेत्र अभी भी सिंचाई के लिए मानसून की निश्चितताओं पर निर्भर है। एग्जाम्पल देकर समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। कहने का मतलब है कि मान लो कि 100% चांसेस हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो 66.1% ऐसा है जो आज भी ऐसे लोग हैं 66.1% जो केवल कृषि करने के लिए, सिंचाई करने के लिए मानसून पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो भारत में जितने भी किसान हैं 66.1% ऐसे लोग हैं जो कृषक हैं, किसान हैं, जो आज भी सिंचाई करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए मानसून पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। यानी कि नेचुरल रूप से डिपेंडेंट हैं कि जब बारिश होगी उनकी सिंचाई होगी, उनकी खेती में पैदावार होगी। तो ये यहाँ पर संख्या आपकी 66.1% है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है डेटा। अगर आपने डेटा बेस्ड यहाँ पर आपने अध्ययन नहीं किया, लेकिन मानिए आप बहुत कुछ खो देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि कुल जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 20.2% है। अब बच्चे कहेंगे सर ये जीवीए क्या होता है? जीवीए का फुल फॉर्म है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब क्या है इसको हम समझते हैं बहुत ही हल्के शब्दों में। अगर हम बात करें, मान लीजिए कि एक किसान है, उसने अपनी ज़मीन पे खेती की गेहूं की, ठीक है, गेहूं उसने पैदा किया और गेहूं को मान लो, इमेजिन कर लो कि पैदा करने में उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगी, 0 रुपये कॉस्ट आई, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब मंडी में जाएगा, मंडी में जाकर के वो 100 रुपये में जा कर के गेहूँ को बेच देगा। अब उसने 100 रुपये में जा कर के गेहूँ को बेच दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसी मंडी में एक फैक्ट्री वाला आया जो ब्रेड बनाता है, ठीक है, फैक्ट्री वाला आटा वाला आया, आटा चक्की वाला, उसने उस गेहूं को 200 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। तो पहले किसान ने जा कर के मंडी में 100 रुपये में गेहूं बेचा, फिर क्या किया, आटे चक्की वाले ने 200 रुपये में गेहूं यहाँ पर ख़रीद लिया, ठीक है। तो 200 रुपये में गेहूं खरीदा, उसका आटा बनाया, तो 200 रुपये का यहाँ पर अंतर कितना आया, 100 में 100 रुपये का अंतर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार अब क्या करेंगे, कोई ब्रेड बनाने वाला आएगा, वो आटा चक्की वाले से आटा खरीदेगा 300 में, ठीक है, यही आटा उसको 300 में मिलेगा। तो यहाँ पर फिर से कितना अंतर आया, 100 रुपये का, ठीक है। अब ऐसे ही करके यहाँ पर कोई जो शॉपकीपर होगा वो ब्रेड बनाने वाले से ब्रेड खरीदेगा 400 रुपये में, ठीक है। तो ब्रेड 400 रुपये में खरीदेगा, तो यहाँ पर कितना अंतर आया, 100 रुपये का। अगर हम इन सबको जोड़ लें, ठीक है, अगर हम इन सबको जोड़ लें तो 100 का अंतर पहले आया था, 100 का बाद में आया, फिर 100 का बाद में आया, टोटल हो गया आपका 300 रुपये। ये जो आपके 100 रुपये का अंतर हुआ, यानी कि जहाँ से आपका बेसिक प्रोडक्शन हुआ था वहाँ से लेकर के आपका फाइनल गुड्स तक, ठीक है, फाइनल गुड्स तक जितने भी आपके बढ़ते हैं यहाँ पर प्राइसेस, उनका जो टोटल होता है वो आपका जीवीए होता है। कितने अंतर आए इसको परसेंटेज में भी यहाँ पर किया जाता है। तो हमने यहाँ पर परसेंटेज में देखा है कि कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जीवीए में ग्रॉस वैल्यू एडेड कितने % ज़्यादा हुआ है, ठीक है, कितना % हिस्सा है, ठीक है, तो 20.2%। अब बढ़ते हैं आगे कि वर्तमान में देश की भूमि क्षेत्रफल में
19.84 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। अगर बात करें कि भारत में तो क्षेत्रफल इतना 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 है, ठीक है, आपको पता है, लेकिन अब बात करें कि उस क्षेत्रफल पर ऐसा कितना क्षेत्रफल है, एरिया कौन सा है जिस पर केवल कृषि की जाती है, ठीक है। क्योंकि मान लो कि एक कोई ये एरिया है, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इस पूरे एरिया पर कृषि की जाए। अब हो सकता है कि इतना जो एरिया है इस पर लोग रहते हों, इतने पर खेती की जाती हो, इतने पे वन हो, इतने पे आपके नदी तालाब झरने हों, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेशन होता है, तो कितना परसेंट भाग है जो यहाँ पर, कितने हेक्टेयर भूमि है जहाँ पर कृषि की जाती है, तो वो हेक्टेयर है आपका 19.84 करोड़, ठीक है, हेक्टेयर भूमि है जहाँ पर आपकी कृषि की जाती है। इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि भारत में जो भूमि कृषि के काम में लाई जाती है उसका लगभग 66% भाग खाद्यान्न फसलों में, लगभग 34% व्यापारिक फसलों के काम में लाया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अबाउट 66% ऑफ द लैंड दैट इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ यूज्ड फॉर फूड ग्रेन्स एंड अबाउट 34% फॉर कमर्शियल क्रॉप्स। इसका मतलब है, मान लो कि 100 किलो गेहूँ उत्पादित हुआ भारत में, ठीक है। अब ये 100 किलो गेहूँ का तो हम उपभोग कर नहीं लेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे कि 66% जो है उसका हम खुद ही उपभोग कर लेंगे और 34 किलो जो गेहूँ है उसको जा कर के व्यापार कर लेंगे विदेशों से, ठीक है। तो यहाँ पर 66% का हम लोग खुद उपयोग करते हैं, 66 किलो का, ठीक है, 100 किलो अगर मैं मानक माना है तो 66 किलो होगा। तो 100 किलो में से 66 किलो गेहूँ भारत ने खुद रोक लिया है यहाँ पर भारत के नागरिकों के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं इंडिया में, और बाकी का जो है वो व्यापार में जा रहा है आपका 34 किलो, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आपको डेटा याद रखना है। तो परसेंटेज में हम फिलहाल इसको देखें, हमने वहाँ पर देखा किलो में, लेकिन हम यहाँ पर परसेंटेज ही निकाला जाता है, ठीक है। तो 66% जो भाग है वो खाद्यान्न फसलों, मतलब खुद के उपभोग के लिए रोका जाता है, और 34% जो भाग है वो व्यापारिक फसलों के काम में आता है, व्यापार करने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि भारत में कृषि क्या लिखा है, कृषि जूता का आकार, कृषि जोत, जूता नहीं जोत होगा, ठीक है। कृषि जोत का आकार बहुत छोटा है, यहाँ की 85% जूते नहीं जोत है, ठीक है, लिख लेना जोतें। 85% जोतें 2 हेक्टेयर इससे छोटी हैं, और कुल जोत का औसत आकार 1.8 हेक्टेयर है। इसका मतलब क्या है कि अब बात करते हैं, जोत का मतलब है कि अगर मान लो कि किसी के पास, कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी एकड़ ज़मीन है, तुम्हारे पास इतनी एकड़ ज़मीन है, तो उस हिसाब से कितना एरिया रहता है जिस पर कृषि की जाती है, वो कितने हेक्टेयर का एरिया रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि अभी आप जब आगे पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे कि जोतें कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो बात कही गई है जो छोटी जोतें हैं, ठीक है। तो छोटी जोतें यहाँ पर अगर बात की जाए 85% हैं, ठीक है, जो 2 हेक्टेयर या इससे छोटी हैं। 2 हेक्टेयर से जो कम हैं या 2 हेक्टेयर तक हैं वो छोटी जोतें कहलाती हैं, ठीक है। और इनके जोतों का जो औसत आकार है अगर देखा जाए तो 1.08 हेक्टेयर है। ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। भारत में छोटी जोतों का जो अगर औसत आकार निकाला जाए तो 1.8 हेक्टेयर है, ठीक है। और 85% भारत में जो जोतें हैं वो आपकी छोटी जोतें हैं, ठीक है। और बाकी की जो 15 जोतें हैं वो आपकी बड़ी जोतें आती हैं और मध्यस्थ जोतें आती हैं, जो आप आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की कृषि उत्पादकता से अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखिए, कृषि उत्पादकता 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रति हेक्टेयर कृषि, और दूसरी है आपकी प्रति व्यक्ति उपज के मूल्य, ठीक है। अगर हम इनको बातें तो एग्रीकल्चर पर हेक्टेयर एंड वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस फॉर पर्सन, 2 प्रकार की अगर कृषि उत्पादकता को हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को मापते हैं, कैसे होगा। देखिए, प्रति हेक्टेयर का मतलब है कि एक तो ये निकाला जाता है कि अगर मान लो कि किसी के पास 2 हेक्टेयर की भूमि है, ठीक है, उस भूमि पर प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है। जितना उत्पादन हुआ है वो उसकी उत्पादकता है, यानी कि जमीन के अकॉर्डिंग, जमीन का सहारा लेकर के, प्रति हेक्टेयर सहारा लेकर के उत्पादन को यहाँ पर शो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा प्रकार है यहाँ पर कि प्रति व्यक्ति उपज के मूल्य, ठीक है।
यानी कि प्रति व्यक्ति के पास कितनी हेक्टेयर भूमि है इससे मतलब नहीं है, प्रति व्यक्ति ने अपने जितनी भी उसकी हेक्टेयर भूमि है उस पर कितना उत्पादन करके उस उपज का मूल्य प्राप्त किया है, उस उपज का मूल्य कितना प्राप्त किया है। मान लो कोई व्यक्ति है या कोई किसान है, उसने 4 हेक्टेयर भूमि पर अगर हम एक इमेजिन लें, एक उदाहरण ले लें कि यहाँ पर 100 किलो गेहूँ या कितना भी पैदा किया, 1 कुंटल, मान लो 1 कुंटल गेहूँ अगर उसने पैदा किया है, ठीक है, तो उसका उसे प्राइस कितना मिला है, ठीक है, जितना प्राइस होगा उस प्राइस से उसको वहाँ पर माना जाएगा, उसको मानक माना जाएगा कि हाँ इसकी उपज का मूल्य इतना है, ठीक है, और वो प्राइस का मूल्य इंडिकेट करेगा कि यही इसकी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो कृषि की उत्पादकता यही है, यानी कि प्राइस इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि कृषि की उत्पादकता यानी कि जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इसको शो करती है, ठीक है। तो ये आपके 2 प्रकार हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि कृषि पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल सा है, लेकिन इस पर ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। भारत में कृषि निम्न उत्पादकता पर पिछड़े होने पर कई कारण हैं जिनको 5 भागों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। अगर 5 भाग कैसे कौन कौन से हैं, नंबर 1, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि आपके यहाँ पर प्राकृतिक कारण हैं, कुछ हैं आपके जो आपके यहाँ पर तकनीकी कारण हैं, कुछ आर्थिक कारण हैं, ठीक है, और कुछ कारण हैं जो आपके संस्थागत हैं, और कुछ यहाँ पर अन्य कारण भी यहाँ पर दिए गए हैं। आप कहेंगे कि सर क्या आता है प्राकृतिक में, क्या आता है तकनीक में। आपको ये ध्यान रखना है कि 5 कारण होते हैं, कौन कौन से, प्राकृतिक, तकनीकी, आर्थिक, संस्थागत और अन्य कारण। अगर हम प्राकृतिक कारणों में बात करें तो इसमें आपका जैसे कि कहीं पर होता है कि मिट्टी ही सही नहीं होती है, ठीक है, तो ये आपका प्राकृतिक कारण हुआ, ठीक है। और भारतीय कृषि को आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मानसून का जुआ कहा जाता है, मानसून का जुआ, ठीक है, मानसून का जुआ भारतीय कृषि को कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार से जुआ है, क्या पता कब बारिश हो ना हो, ठीक है, कभी बारिश होती कभी नहीं होती, जब बारिश अच्छी होती तो प्रोडक्शन अच्छा होता है, जब बारिश नहीं होती तो खेती भी यहाँ पर अच्छे से नहीं होती है। तो ये जो मानसून एक प्रकार से जुआ है, ठीक है, इसमें कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है, पूरी तरीके से अनसर्टेनिटी है, इसी वजह से यहाँ पर प्राकृतिक कारण में रखा गया। अब आपको पता है कि कहीं कहीं पे मिट्टी ही सही नहीं होती, अब मिट्टी तो हमने बनाई नहीं है, मिट्टी तो प्राकृतिक है, तो मिट्टी का सही नहीं होता, इसी वजह से वो प्राकृतिक कारण है, ठीक है। अब हम तकनीकी कारण की बात करते हैं, तो तकनीकी कारण में कभी कभी देखा है कि उत्पादन की पुरानी तकनीकी आती है, ठीक है, पुरानी टेक्नोलॉजी को उपयोग करके यहाँ पर हम लोग कृषि करते हैं, तो उससे हमें अच्छे जो खाद्यान्न है वो नहीं उपलब्ध हो पाता है, ठीक। इसी प्रकार अगर देखें कभी कभी हमारे पास जो बीज होते हैं, जो रासायनिक खाद होते हैं, उनका प्रयोग नहीं हो पाता है, उनका अभाव रहता है, ठीक है। तो ये सब मानव निर्मित चीज़ें हैं और ये तकनीक पर बेस्ड हैं, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। दैट इज़ वाई कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है आपको नज़र कि क्या प्राकृतिक होता है, क्या तकनीकी होता है। तकनीक मानव निर्मित है, नेचुरल, यहाँ पर प्राकृतिक है आपका। कुछ आर्थिक कारण भी होते हैं, किसी के पास पैसा नहीं हुआ तो खेती किसानी कैसे करेगा। अब किसानी या खेती करने के लिए आपको यहाँ पर पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं, आप जा कर के बीज कैसे लाओगे, कैसे आप अपनी सिंचाई करवाओगे, क्योंकि मानसून पर निर्भरता तो रहती नहीं है, वैसे भी अनिश्चितता है, ठीक है। और अन्य भी कारण हो सकते हैं, कुछ संस्थागत कारण भी यहाँ पर होते हैं, ठीक। संस्थागत कारणों में अगर देखें तो कभी कभी हमारे पास जोतों का आकार छोटा होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि छोटी जोतें 85% तक पाई जाती हैं, ठीक। इसी प्रकार जब बढ़ेंगे भूमि व्यवस्था भी कभी नहीं सही होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, आपके कारण हैं। अब बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ पर शायद आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाए, ठीक है, कि जुलाई 2000 के अंतिम सप्ताह में भारत सरकार ने नवीन राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लेना कि भारत ने नवीन राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की है, ठीक है। तो इसकी जो घोषणा भारत ने की है वो जुलाई 2000 के अंतिम सप्ताह, मतलब जुलाई 2000 में की है, ठीक है। इस नीति में कुल यहाँ पर 48 अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। इस नई राष्ट्रीय नीति में काफ़ी इसके उद्देश्य थे कि ये क्यों लाई गई हैं, उन उद्देश्यों को यहाँ पर देख लेना। आप पूछ सकता है कि नवीन राष्ट्रीय कृषि नीति के अंतर्गत कौन सी घोषणा की गई है, ठीक है, कौन सी नहीं की गई है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। और इसके दस्तावेज में कुल 48 अनुच्छेद यहाँ पर शामिल हैं। तो राष्ट्रीय कृषि नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं, नंबर 1, आगामी 2 दशकों तक कृषि में 4% वार्षिक दर प्राप्त करना, ठीक है। फिर है गरीब किसानों की भूमि उपलब्ध कराना, जो गरीब लोग हैं उनको भूमि आवंटित करना और भूमि में सुधार करना, जो पहले भी आपके
चला आ रहा है आज़ादी के बाद से। फिर आता है सभी राज्यों में जोत बंदी यहाँ पर सुनिश्चित करना कि किसके पास कितनी जोत रहनी चाहिए, ठीक है, कृषि के लिए, जो हमने अभी आपको बताया। फिर एक फसल से लेकर के किसान तक सभी को बीमा कवच प्रदान करना। कभी कभी होता है कि मानसून पर निर्भरता हमारी इतनी रहती है कि किसानों की कि मानसून अगर ख़राब हो गया, अगर मानसून नहीं आया तो क्या करते हैं, उनकी फसल होती ही नहीं है, या उनकी कभी कभी देखा होगा गेहूं के खेतों में गर्मियों में आग लग जाती है, और जब आग लग जाती है उनकी फसल नष्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए बीमा करवाते हैं, तो उसके लिए बीमा कवच की बात कही गई। फिर बायोटेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करना, और आखिरी है यहाँ पर कृषि उपज के लिए नई किस्म के बीज। अब स्वाभाविक है, आपने हरित क्रांति देखा था कि हरित क्रांति का कैसे आगे चल करके विकास हुआ, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो कृषि उपज को विकसित करने के लिए नई उत्तम उन्नत कोटि के जो बीज हैं उनका प्रयोग करना। तो ये सारी चीज़ें, तो पहला आपका एक प्रकार से डेवलपमेंट पे बेस्ड है। फिलहाल इसके कुछ आपको गाइड करने के लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चंस हैं एमसी के ऊपर, कि आपको जानकारी हो जाए बस। वो एग्जैक्ट तो नहीं कि वही आ जाएगा पूछ लेगा आपसे, बस आपको जानकारी करने के लिए क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ठीक है। तो चलिए आइए उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि से आजीविका को प्राप्त करता है। What percentage of working population in India drives its livelihood from agriculture? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लगभग 55%, ठीक है। फिर आगे है कि भारत में कृषि उत्पादन में खाद्यान्न फसल तथा व्यावसायिक फसल का अनुपात क्या है। द प्रोपोर्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज, इसका जो आपका अनुपात है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 65:35। नेक्स्ट है कि भारत के सकल मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत यहाँ पर है। यह हमने आपको अभी बताया था। व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 20.2%, ठीक है। ये क्यों आपका थोड़ा सा गलत हो गया है। आगे है कि भारत में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है। फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 30%, ठीक है, 30%। नेक्स्ट है कि देश में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2018-19, ठीक है, आपको वित्तीय वर्ष ध्यान रखना है, और वित्तीय वर्ष के हिसाब से अपने डेटा को अपडेट भी करते रहना। यहाँ पर अगर पूछा है 2018-19 का, तो आप 2021-22 का डेटा निकाल करके गूगल पे सर्च करके रख लो, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। 2011-12 की स्थिर कीमतों पर ही अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, पर कितने प्रतिशत थी, ठीक है। तो इसका व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन द कंट्री इन 2018-19 एट 2011-12 कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6.8%, 6.8%। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में जीवीए में वृद्धि दर 2011-12 में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में कितना था। तो वित्तीय वर्ष 2018-19 के बारे में पूछ रहा है, स्थिर कीमतें मानते हुए 2011-12 की, ठीक है। जीवीए इन इंडिया व्हाट वाज द ग्रोथ रेट इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट 2011-12 कांस्टेंट प्राइसेस इन 2018-19। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 6.6, ठीक है, 6.6 इज द राइट आंसर। ऐसे ही आप डिफरेंसेस निकाल सकते हैं कि किस वित्तीय वर्ष में जाकर के 2011-12 की स्थिर कीमतों पर कितना यहाँ पर आए। तो इसके लिए आपको स्वयं अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से पूछ ले, किस वित्तीय वर्ष का पूछ ले। तो सारे वित्तीय वर्ष को निकाल करके बस आपको एक आइडिया दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो बस आपको अपडेट रहने की आवश्यकता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है तो आप वीडियो को अनलाइक कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आई है तो अनलाइक कर दीजिए, ठीक है। बट अगर वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको सही लगे, ठीक है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।